कन्या राशि के जातक जिनका की राशि स्वामी बुध है। बुध मैनेजमेंट, बुधवाणी, बुध बनिया, बुध ज्ञान, बुध बुद्धि और बुध राजकुमार। ग्रहों में राजकुमार सबसे छोटा, सूर्य के सबसे नजदीक और सबसे ज्यादा सूर्य पर निर्भर रहने वाला ग्रह है बुध। हम जो सोचते हैं, जो करते हैं, उसे पूरी तरह जो गवर्न करता है वो बुध है। कन्या राशि के जातक मन से बालक, तन से बालक, व्यवहार से बालक। पक्के बनिए, लेकिन अपनी निर्णय क्षमता दूसरों को देकर के रखते हैं, दूसरों की तरफ देखते हैं कि हम कितना भी स्ट्रांग निर्णय ले लें, कितना भी सही निर्णय ले लें, कोई बताए हमें कि हम सही हैं या गलत। नमस्कार, स्वागत है आपका दीपा ज्योतिष में और स्वागत है मेरे चैनल 21st सेंचुरी मॉम में। आज बात करेंगे कैसा रहेगा 15 से 30 मई का समय कन्या राशि के जातकों के लिए। देर से आपका वीडियो पोस्ट हो रहा है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। समय की कमी के कारण देर से पोस्ट कर पाती हूँ, पर कोशिश करती हूँ कि हो जाए। तो शुरू करते हैं। प्रथम, आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और घंटी वाला बटन जरूर दबा दीजिए ताकि मेरे सारे वीडियोस लगातार आपको मिलते रहें। बात करते हैं पहले घर की। पहले घर का स्वामी बुध बहुत सुदृढ़ स्थिति में सूर्य के साथ बैठा हुआ है 14 तारीख से आपके भाग्य भाव में। जब लग्न का स्वामी भाग्य भाव में बैठा हो तो ये एक बहुत 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 सुंदर स्थिति है। लग्न हम खुद हैं, हमारा शरीर, हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारे आचार विचार, हम जो भी कुछ है अंदर से बाहर से टोटली, है ना, पूर्णता में हम जो हैं वो लग्न है। तो जब लग्न का स्वामी भाग्य भाव में बैठा होगा तो हम स्वयं ही अपने भाग्योदय का कारण बनेंगे। हमारे ही कर्मों से हमारा भाग्योदय होगा और ये एक बहुत अच्छी स्थिति है। इसका मतलब ये है कि जो कर्म आप कर रहे हैं उनमें भाग्य साथ देगा। ये एक बहुत सुंदर स्थिति है और उससे भी सुंदर स्थिति ये है कि बुध इस समय सूर्य के साथ बैठा है। सूर्य ग्रहों में राजा है। 8 ग्रह बाकी जो है वो सूर्य से ही रोशनी प्राप्त करते हैं, सूर्य से ही शक्ति प्राप्त करते हैं, सूर्य से ही जीवन प्राप्त करते हैं। बुध विशेष रूप से सूर्य के सबसे करीब है। मैंने एस्ट्रोलॉजी मेरे पिता से सीखी, वही मेरे गुरु थे। वो मुझे कहते थे कि जिस तरह बालक अपनी माँ का पल्लू पकड़ करके उसके साथ साथ घूमता है, बिल्कुल उसी तरह बुध सूर्य का पल्लू पकड़ करके उसके साथ साथ घूमता है। आप जानते ही होंगे सूर्य से नियरेस्ट, सबसे करीब बुध है। हमारे सोलर सिस्टम का यंगेस्ट प्लेनेट, सबसे छोटा बालक बुध है। तो जब वो सूर्य के साथ होगा तो बहुत ताकतवर, बहुत प्रभावशाली, बेहद बुद्धिमान। क्यों? क्योंकि वो सूर्य की बुद्धि से चल रहा है उस समय। देखिए, सूर्य और बुध की युति को बुध आदित्य राजयोग इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब राजकुमार राजा के रथ पर सवार हो तो जो कभी राजकुमार को पूछते भी नहीं है ना, वो भी उस समय सलाम ठोकते हैं। क्यों? क्योंकि राजा के साथ है। तो बुध जब जब सूर्य के साथ होगा, बुध की शक्ति, बुध का सामर्थ्य, बुध की फल देने की प्रभुता 100 गुना बढ़ जाती है। तो ये एक ऐसा समय है कि जब भाग्य भाव में ही सूर्य है और भाग्य भाव में ही बुध है, तो बुध सूर्य की शक्ति से अपने फलों को, अपने प्रभाव को 100 गुना बढ़ाएगा। तो ये एक ऐसा समय है जब आप जितनी मेहनत करेंगे उससे कई गुना फल मिलेगा। हमारे जीवन में कभी कभी ऐसा होता है, हम 100% मेहनत करते हैं, 10% फल मिलता है। ये ऐसा समय है जब आप 10% मेहनत करेंगे तो सूर्य उसको 100 टाइम्स मैग्नीफाई करके, 100 टाइम्स इंक्रीज करके तब उसके फल देगा। शनि की 7वीं दृष्टि है यहाँ पर। शनि 17 तारीख तक उत्तर भाद्रपद में है, जो कि धैर्य का, इंतजार का नक्षत्र है। मेरे पिताजी कहते थे कि जो ग्रह जिस नक्षत्र में बैठा होता है उसके अनुरूप ही अपना रवैया, अपनी चाल ढाल, अपना व्यवहार ढाल लेता है, उसके जैसा ही बिहेव करता है। इस समय ईश्वर कृपा से चारों बड़े नक्षत्र बृहस्पति, वो अपने अपने खुद के नक्षत्रों में है तो बहुत प्रभावशाली हैं। बृहस्पति पुनर्वसु में, राहु शतभिषा में
शनि उत्तर भाद्रपद में और केतु मघा में। 17 तारीख के बाद उत्तर भाद्रपद से निकल करके जब शनि रेवती में जाएंगे तो उनका इम्पैक्ट पूरी तरह बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा मैं बताती हूँ। उत्तर भाद्रपद इंतजार को दिखाता है, धैर्य को दिखाता है, रुकने को दिखाता है, समस्याओं को जड़ मूल से निकालने को दिखाता है। उसके बाद जब रेवती आता है तो उसका परिणाम, जितना धैर्य रखा था उसका परिणाम, जितना इंतजार किया था उसका फल, रेवती सेलिब्रेशन को दिखाता है। रेवती उमंग, खुशियां, परिवार में कुछ शुभ काम और एक समापन को दिखाता है। देखिए ये एक बहुत सुंदर स्थिति है। शनि ग्रहों में अंतिम ग्रह, सूर्य से सबसे दूर, मीन राशि, राशि चक्र की अंतिम राशि, और रेवती नक्षत्र श्रृंखला का अंतिम नक्षत्र। अंतिम ग्रह अंतिम नक्षत्र में और अंतिम राशि में, ये एक बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन है। समापन दिखाता है ये किसी ऐसी चीज का जिसका बरसों से आप इंतजार कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, दम लगा रखा था, पूरी एफर्ट्स लगा रखी थी, सारा ताम झाम जितने आपके पास घोड़े आप सारे खोल चुके थे, काम हो नहीं रहा था। अब वो समय आया है जब उसकी एक शुभ समाप्ति, समापन तो दिखाता है, शुभ समापन दिखाता है रेवती, है ना, सेलिब्रेशन के साथ समापन। तो कोई ऐसा काम जिसमें आप प्रसन्न होकर के समापन करेंगे, ऐसा होगा। पहले घर का डिस्कशन बहुत लंबा खिंच गया मगर जरूरी था। बात करते हैं दूसरे घर की। तो तुला राशि है जिसका स्वामी शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में दशम भाव में बैठा है बृहस्पति के साथ। दिस इज अ ब्यूटीफुल 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 सिचुएशन। क्यों ब्यूटीफुल है? क्योंकि दोनों गुरु, देव गुरु भी और दैत्य गुरु भी, कहने को शत्रु हैं, सिर्फ कहने को शत्रु हैं। जब किसी एक घर में एक साथ बैठते हैं या किसी एक घर पर एक साथ दृष्टि डालते हैं। अब देखिए सुंदर स्थिति आपकी क्या है, बैठे हैं दोनों दशम घर में जो आपका कर्म स्थान है, और दोनों की पूर्ण दृष्टि चौथे घर में जो सुख स्थान है, जो हृदय है काल पुरुष का, जो माता है, जो मन है, जो भूमि भवन वाहन है। बहुत समय से भूमि भवन वाहन आप कुछ खरीदने का सोच रहे थे, इस समय 100% वो फलीभूत होगा, एग्जीक्यूट होगा, आप उस काम को कर पाएंगे। बहुत समय से हृदय में कोई चिंता थी, उसका निवारण होगा। दोनों गुरु जब एक साथ एक ही घर को देखेंगे तो निश्चित रूप से निश्चित रूप से निश्चित रूप से आपको कोई बहुत अच्छे फल की प्राप्ति होगी। मन में सुख होगा, मन में शांति होगी। क्यों? क्योंकि चौथा घर हृदय है आपका, और दोनों गुरु जब, और दोनों अच्छे नक्षत्रों में हैं, तो पुनर्वसु रीएस्टेब्लिशमेंट होगा किसी चीज का आपकी लाइफ में। कोई ऐसा काम जो आप बहुत समय से कोशिश कर रहे थे, हो जाए हो जाए हो जाए, जिसकी वजह से मन बेचैन था, अब मन को शांति मिलेगी उस काम की पूर्णता के साथ। मेरे पिताजी कहते थे कि जब कुंडली में कोई एक ग्रह किसी एक चीज को दिखा रहा है ना, किसी एक चीज के फलित होने को कि ऐसा होगा, तो ध्यान से देखो बाकी घर भी वही दिखा रहे हैं। देखिए आपका पहला घर भी वही दिखा रहा है कि कोई रुका हुआ काम पूरा होगा, दूसरा घर भी वही दिखा रहा है, और 10वां घर भी वही दिखा रहा है, और जो चौथे घर पर दृष्टियां हैं वो भी वही दिखा रही है कि कोई काम पूर्ण होकर के मन को शांति, मन को सुख, मन को चैन मिलेगा। यहाँ पर बृहस्पति की 5वीं दृष्टि है, राहु की 9वीं दृष्टि है, और मंगल की दृष्टि है। देखिए इस समय बृहस्पति और राहु दोनों दृष्टि संबंध बना रहे हैं, जो एक बहुत अच्छी स्थिति है। आप कहेंगे मैडम उनका दृष्टि संबंध में क्या अच्छा है, एक तो देवगुरु है, दूसरा तो राक्षस है। हाँ है, लेकिन जब बृहस्पति और राहु दोनों ही शुभ नक्षत्रों में हो, बृहस्पति पुनर्वसु में, राहु शतभिषा में, तो दोनों की दृष्टि शुभ हो जाती है, और दोनों मिलकर के एक ऐसे काम को पूर्ण करते हैं जो एक से अकेले से हो नहीं रहा है। देखिए आपको सुनने में बुरा लग सकता है, मगर सच बात तो यही है कि अगर देवता अकेले समुद्र मंथन कर पाते तो दैत्यों की जरूरत कहां पड़ती। फिर थोड़ी बुलाते उनको कि राक्षसों तुम आ जाओ, तुम समुद्र मंथन में मदद करो, नहीं बुलाते। संभव नहीं था देवताओं के लिए अकेले, इसलिए उनको बुलाया। यहाँ इस दृष्टि को उसी तरह समझिए। मेरे पिताजी कहते थे कि जब कोई शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह दोनों एक साथ दृष्टि किसी ऐसे घर पर डालें जहां वो कोई मंगलमय काम, जो शुभ काम को पूर्ण करने की पूरी गारंटी देते हो, तो ये मान के रखो एक से हो नहीं रहा है, तो दूसरे की दृष्टि की जरूरत पड़ी। तो बृहस्पति पुनर्वसु, राहु शतभिषा, शतभिषा मतलब 100 डॉक्टर्स, हीलिंग फ्रॉम 100 डॉक्टर्स। दूसरा घर कुटुंब, दूसरा घर वाणी,
दूसरा घर धन धन का संचय और दूसरा घर खान पान। परिवार में कोई मांगलिक काम, कोई शुभ काम, मंगल एनर्जी है, मंगल की दृष्टि रहेगी 8वें घर में बैठकर। आप दौड़ दौड़ करके काम करेंगे, दौड़ दौड़ के उस काम को फलीभूत करेंगे, पूरी एनर्जी लगा देंगे उस काम के कंप्लीशन में। ये एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन कोई शुभ काम, मांगलिक काम, धन से रिलेटेड, परिवार से रिलेटेड, परिवार के लोगों से रिलेटेड, निश्चित रूप से इस समय में आपके यहाँ हो जाएगा। बात करें तीसरे घर की, तो वृश्चिक राशि जिसका स्वामी मंगल 11 तारीख से अपनी ही राशि में 8वें घर में बैठा है। 8वां घर पाताल है, 8वां घर रहस्य है, 8वां घर ट्रांसफॉर्मेशन है, 8वां घर गेन्स, सडन गेन्स। जब तीसरा घर यानी पराक्रम का स्वामी 8वें घर में बैठा हो तो इसको समझिए, हमारी मेहनत से हम कोई बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन अपने जीवन में लाने वाले हैं। 8वां घर हमारे पितृ हैं, नाना की साइड के, दादा की साइड के, और इस समय केतु मघा में है। तो पितृ कृपा से जो आप इस समय मेहनत करेंगे वो फलीभूत होगी। आप एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन जीवन में ला पाएंगे। सूर्य और बुध की पूर्ण दृष्टि इस समय यहाँ पर है। बुध के लिए ये अपना खुद का घर है, नेचुरल होम, कालपुरुष की कुंडली में यहाँ मिथुन राशि आती है। बुध अपने ही घर को देख रहे हैं, और सूर्य और बुध जब दोनों इस घर को देखेंगे तो बहुत एनर्जी देंगे आपको। छोटी यात्राएं होंगी, मंगलमय कार्य होंगे, और आपकी जो वाणी है ना, कम्युनिकेशन का घर है ये, बड़ी नपी तुली, बड़ी डिप्लोमेटिक, बड़ा सोच समझ करके आप अपने शब्दों का प्रयोग करेंगे और उनसे भाग्योदय करेंगे। क्यों? क्योंकि सूर्य और बुध दोनों भाग्य भाव में बैठ करके तीसरे घर की तरफ देख रहे हैं, पराक्रम की तरफ। मेरे पिताजी कहते थे कि देखो, तीसरा घर यानी पराक्रम, नवा घर यानी भाग्य, आमने सामने इसीलिए तो हैं कि बिना पराक्रम के भाग्योदय हो ही नहीं सकता। सामने अगर थाली में भोजन रखा है, आप उसको अगर अपने मुंह तक लेकर के नहीं जाएंगे तो खा नहीं पाएंगे, गले से नीचे नहीं जाएगा। इसीलिए कुंडली में पराक्रम भाव और भाग्य भाव आमने सामने है। जो पराक्रम में बैठेगा उसकी पूर्ण दृष्टि भाग्य भाव पर होगी, जो भाग्य भाव में बैठेगा उसकी पूर्ण दृष्टि पराक्रम में होगी। सूर्य और बुध इस समय आपके भाग्य भाव में 9वें घर में बैठे हैं, तो पराक्रम से कह रहे हैं आ मेहनत कर, हम तैयार बैठे हैं भाग्य से फल देने को। जो भी मेहनत इस समय आप करेंगे, जो भी मेहनत करेंगे, उसका बहुत अच्छा फल इस समय आपको मिलेगा। तो मेरी एक सलाह है कि इस समय जितना दौड़ सकते हैं दौड़िए। ये एक ऐसा समय है जब विंड्स आर फेवरेबल फॉर यू, है ना, हवाएं साथ दे रही हैं इस समय। तो इस समय आप जितनी एनर्जी लगाएंगे उसके मल्टीप्लिकेशन में आपको उसका फल मिलेगा। बात करें चौथे घर की, तो यहाँ धनु राशि है जिसका स्वामी बृहस्पति पुनर्वसु में मार्गी, उदित और अतिचारी होकर के सामने बैठ करके पूर्ण दृष्टि से अपने ही घर को देख रहा है। वाओ, दिस इज अ ब्यूटीफुल सिचुएशन। मेरे पिताजी बोलते थे कि देखो, जब कोई ग्रह किसी सामने घर में बैठकर पूर्ण दृष्टि से अपने घर को देखे, तो इसको ऐसे समझो, कोई बच्चा विदेश पैसा कमाने गया, $100 कमाए, 10 उसने अपने पास रखे और 90 अपने घर भेज दिए। मतलब जहां दृष्टि है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में दृष्टियां बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। कोई ग्रह जहां बैठता है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि वो देख कहाँ रहा है, दृष्टि कहाँ है। क्योंकि जो फल आपको मिलेंगे उनका भोग आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये दृष्टियां निर्धारित करती है। पा सकना, किसी चीज को रिसीव करना, मिल पाना, वो उस बात पर डिपेंड करेगा कि कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है। लेकिन जो आपको मिला है, आप उसको भोग कर पाएंगे कि नहीं, वो दृष्टि डिसाइड करेगी, दृष्टि निश्चय करेगी इस बात का। तो क्योंकि बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि चौथे घर पर, चौथा घर सुख, माता, भूमि, भवन, वाहन, यहाँ पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि और शुक्र की पूर्ण दृष्टि, दोनों गुरु एक साथ चौथे घर को देख रहे हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल सिचुएशन। मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। यहाँ साथ में केतु की 5वीं दृष्टि और शनि की 10वीं दृष्टि। देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि पिताजी कहते थे कि जो एक घर दिखा रहा है बाकी घर भी वही दिखाएंगे। शनि की 10वीं दृष्टि सुख भाव पर। इसका मतलब ये 17 तारीख के बाद जब शनि रेवती में आ जाएंगे तो जो इंतजार था वो खत्म, क्योंकि इंतजार था उत्तर भाद्रपद तक, 17 तारीख तक, जब तक शनि उत्तर भाद्रपद में थे। जैसे ही रेवती में आए, इंतजार खत्म, सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन कहाँ? हृदय में। देखिए, जब कहीं भी कुछ भी शुभ काम होते हैं तो हम खुश कहाँ से होते हैं? हृदय से होते हैं। केतु की 5वीं दृष्टि तब जब केतु मघा में, पितृ कृपा।
इट्स अ ब्यूटीफुल 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 सिचुएशन। केतु मघा में बैठ करके देख रहे हैं हृदय को, पितृ कृपा से हृदय में खुशी। बृहस्पति मार्गी उदित अतिचारी देवगुरु की पूर्ण दृष्टि से हृदय में खुशी। शुक्र के पास एक ही दृष्टि है, संजीवनी दृष्टि, जिसे मृत संजीवनी कहते हैं। बाकी सब ग्रहों के पास एक से ज्यादा दृष्टियां हैं, शुक्र अकेले ऐसे हैं जिनके पास एक ही दृष्टि, और वो मृत संजीवनी दृष्टि है। मृत संजीवनी मतलब जो मरे हुए को जिंदा कर दे। सारी चीजें एक ही चीज दिखा रही हैं कि जिस चीज की उम्मीद छोड़ दी थी, आप थक गए थे, रो गए थे, कंटाल गए थे, अब लगता था बस हो गया, अब नहीं चाहिए, होगा ही नहीं अब ये काम, ऐसा कोई काम इस समय पूर्ण होगा। लिखिएगा जरूर प्लीज, प्लीज कमेंट कीजिएगा कि वैसा हुआ कि नहीं हुआ। बात करें आपके पांचवें घर की, तो यहाँ मकर राशि है, जिसके स्वामी शनि सातवें घर में बैठे हुए हैं। जैसे कि मैंने कहा 17 तक उत्तर भाद्रपद, फिर उसके बाद रेवती। पांचवा घर प्रेम संबंध, ज्ञान, एजुकेशन, विद्या, पूर्व जन्म और हमारे जीवन का पूर्ण उत्थान हम पांचवें घर से ही देखते हैं। जब पांचवें घर का स्वामी सातवें घर में बैठा हुआ है, तो क्या होगा? सातवां घर हमारा लाइफ पार्टनर, हमारा बिजनेस पार्टनर, और उसके अलावा हमारा बिजनेस है सातवां घर। तो इस समय भाग्योदय बिजनेस से, लाइफ पार्टनर से, इस समय इस बात की बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि आपके प्रेम संबंध आपके विवाह में परिणित हो जाएं। इंतजार खत्म होता है 17 तारीख को, जब शनि उत्तर भाद्रपद से निकल करके रेवती में जाते हैं। कंप्लीशन ऑफ एनी एजुकेशन, कंप्लीशन ऑफ एनी एडमिशन, कंप्लीशन ऑफ एनीथिंग, जो ज्ञान के लिए, एजुकेशन के लिए आप बहुत समय से कोशिश कर रहे थे, कहीं एडमिशन की कोशिश कर रहे थे, कोई एग्जाम दे रहे थे, उसके लिए अब 17 तारीख के बाद जब शनि रेवती में आते हैं, जितने भी फैक्टर्स हैं पांचवें घर के, जहां के वो स्वामी हैं, उनका फल 17 तारीख के बाद एकदम आपको अचानक बहुत शुभ मिलेगा। क्योंकि 17 तारीख तक, जब तक वो उत्तर भाद्रपद में थे, तब तक इंतजार था, वेट था, धैर्य था। अब उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो फल है वो 17 के बाद मिलने शुरू हो जाएंगे। बात करें छठे घर की, तो यहाँ राहु शतभिषा में है। राहु छठे घर में बहुत अच्छे फल देते हैं, कारण छठा घर रोग, ऋण और शत्रु है, और इस घर में किसी भी क्रूर ग्रह का होना बहुत शुभ फल प्रदान करता है। शतभिषा 100 डॉक्टर्स, हीलिंग फ्रॉम 100 डॉक्टर्स। हीलिंग किसकी? रोग की, ऋण की, शत्रु की। रोग का नाश, ऋण का नाश, शत्रु का नाश। और जहां जहां इस समय इनकी दृष्टियां होंगी, वहां वहां हीलिंग होगी। जैसे कि मैंने कहा, राहु और बृहस्पति इस समय दृष्टि संबंध बना रहे हैं। राहु बृहस्पति को देख रहे हैं, बृहस्पति राहु को देख रहे हैं, और दोनों मिलकर के दूसरे घर को देख रहे हैं आपके। छठा घर रोग, ऋण और शत्रु है। यहाँ पर बृहस्पति की अमृत दृष्टि, तब जब बृहस्पति पुनर्वसु में है। एक नया जीवन, छठा घर जॉब है, नौकरी है, सेवा है, कोई नया जॉब, कोई नया ट्रांसफर, कोई नई प्लानिंग, दिनचर्या की कोई ऐसी नई शुरुआत जो आपको पुनर्जीवन दे, हर तरह से, रोग से मुक्ति देकर, ऋण से मुक्ति देकर, शत्रु से मुक्ति देकर। केतु की दृष्टि और राहु का यहाँ होना प्रबल 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 शत्रु हंता योग है। शत्रुओं का दूर दूर तक नाश। वैसे भी जिस समय राहु शतभिषा में है तो बहुत शक्तिशाली हैं, अपने ही घर में, अपने ही नक्षत्र में, इससे ज्यादा शक्तिशाली राहु कभी हो ही नहीं सकते। इससे मैं राहु का पूर्ण फल अगर आपको चाहिए, हालांकि मैं बाद में भी बताऊंगी, भूल जाऊं इसके पहले अभी का अभी बता रही हूँ आपको। दुर्गा पूजा किसी भी रूप में कीजिए, अपने घर में कपूर रखिए, पूजा वाला कपूर। बात करें सातवें घर की, तो सातवां घर हमारा बिजनेस है, बिजनेस पार्टनर है, और हमारा लाइफ पार्टनर है, हमारा दाम्पत्य जीवन है, वैवाहिक जीवन है। यहाँ पर शनि, जैसा कि मैंने कहा, 17 तारीख के बाद जो नक्षत्र परिवर्तन करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतिम ग्रह, अंतिम नक्षत्र, अंतिम राशि में समापन किसी ऐसे काम का जिसका आप बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। प्रॉब्लम्स का समापन, समस्याओं का समापन, कंप्लीशन ऑफ अ जॉब, कंप्लीशन ऑफ अ वर्क दैट यू हैव टेकन इन योर हैंड्स। अपने अपने हाथ में जो काम लिया था उसका समापन हो जाएगा, और सेलिब्रेशन है 17 तारीख के बाद जब शनि रेवती में है। आपके वैवाहिक जीवन में कोई प्रॉब्लम थी, आपके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम थी, आपके बिजनेस पार्टनरशिप में कोई प्रॉब्लम थी, वो समापन की ओर जाएंगी, और एक ऐसा समापन जो आपको खुशी देगा। किसी संकट में आप थे तो उससे निजात, जिससे आपको खुशी मिलेगी।
बात करें 8वें घर की, तो यहाँ सूर्य उच्च के हैं 15 तारीख तक। 15 से आपके नवम भाव भाग्य भाव में चले जाएंगे और मंगल यहाँ स्वराशि है। केतु की यहाँ नवम दृष्टि है। मंगल जब स्वराशि में 8वें घर में होंगे तो क्या होगा उसको समझिए। मंगल हमारे शरीर की एनर्जी, मंगल चलता फिरता हमारा शरीर है। पाराशर ऋषि कहते हैं मंगल भूमि पुत्र, हम सभी भूमि पुत्र हैं। बाकी गर्भ में तो इतना सा शुक्राणु जाता है, बाकी जो वो गर्भ में बालक 9 महीने का जो पनपता है, इतना बड़ा जो हमारा शरीर होता है, जिस जब हम बाहर आते हैं वो कहाँ से, मिट्टी से, पृथ्वी से खाया अन्न, पृथ्वी से खाया फल सब्जी दूध, उसी से माँ के गर्भ में हम बड़े होते हैं। और जब हम जन्म लेते हैं उसके बाद भी तो जो कुछ खा रहे हैं वो पृथ्वी से ही खा रहे हैं ना। तो हम सभी पृथ्वी पुत्र हैं, हम सभी मंगल है। इसीलिए हमारी धमनियों में बहने वाला जो रक्त है उसको मंगल कहा गया है। हमारे शरीर में जो हीट है, जो वार्मथ है, जो एनर्जी है, जैसे ही शरीर से मंगल गया, शरीर ठंडा, कहते हैं उतार लीजिए अब नीचे, अब ये गए, अब ये स्वर्ग से धार गए। जैसे ही मंगल गया, जैसे ही हीट गई, जैसे ही शरीर की एनर्जी गई, जैसे ही शरीर की वार्मथ गई, हम गए। मंगल जब 8वें घर में होगा तो क्या होगा? 8वां घर पाताल, 8वां घर गूढ़ रहस्य, 8वां घर ट्रांसफॉर्मेशन, 8वें घर से हम आयु और मृत्यु का विचार करते हैं। तो इस समय मंगल यानी आपके शरीर की एनर्जी 8वें घर यानी पाताल में जब गई है तो क्या होगी? सेनापति जब, मंगल सेनापति है, सेनापति जब पाताल में जाएगा तो कुछ ढूंढ कर लाएगा जबरदस्त। आपकी एनर्जी इस समय जो काम करेगी उससे एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में इस समय हो पाएगा। और जैसे कि मैंने कहा कि केतु इस समय मघा में है, 8वां घर पितृ कृपा है, पितृ ही है हमारे, डीएनए है हमारा 8वां घर, है ना। तो विशेष रूप से पितृ कृपा होगी और आपको शारीरिक मानसिक के साथ साथ फाइनेंशियल गेन्स, क्योंकि 8वां घर ऐसे धन को दिखाता है जो हमने खुद नहीं कमाया है, जो हमें वसीयत में मिला है पितरों से, या जो हमने पूर्व जन्म में कमा करके कहीं रखा था, या जिसको हमने खोया हुआ मान लिया है, ऐसे धन की प्राप्ति दिखाता है। और तीसरे घर का स्वामी है, पराक्रम का स्वामी है और अपने ही घर में बैठा है, मतलब अपने ही दम पर आप कुछ पुराना खींच कर कुछ लेकर के आएंगे। जिन लोगों का कोर्ट कचहरी में कोई केस चल रहा है या कोई ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही है, उससे निजात और उससे अचीवमेंट्स होंगे इस समय आपको। बात करें आपके नवम भाव की, तो यहाँ सूर्य 15 तारीख से और बुध 14 तारीख से है, शनि की तीसरी दृष्टि है, बुधादित्य योग है भाग्य भाव में। नवा घर गुरु, नवा घर धर्म, कोई शुभ काम, धार्मिक काम, धार्मिक यात्राएं इस समय होंगी आपकी। और शनि की तीसरी दृष्टि है तो भाग्य 17 तारीख के बाद जब शनि रेवती में आ जाएंगे विशेष साथ देगा। कुछ शुभ मंगलमय रिजल्ट्स भाग्य से आपको मिलेंगे। भाग्य से में विशेष 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 साथ देगा आपका, क्योंकि लग्न का स्वामी बुध सूर्य के साथ बैठा है। आप सबसे पावरफुल इंसान के साथ हैं इस समय। आपको इस समय पिता का सहयोग मिलेगा, सरकार का सहयोग मिलेगा, बॉस का सहयोग मिलेगा, या कैसे किसी ऐसे लोगों का सहयोग मिलेगा जो किन्हीं हायर पोस्ट्स पर है। उनसे आपकी मुलाकात होगी और वो उनसे आपको लाभ होगा। वो आपका संबल बनेंगे, आपका सपोर्ट सिस्टम बनेंगे, आपकी ताकत और हिम्मत बनेंगे वो लोग इस समय। बात करें दशम भाव की, तो दशम भाव में बृहस्पति पुनर्वसु में मार्गी उदित और अतिचारी, साथ साथ शुक्र 14 मई से यहाँ और राहु की पंचम दृष्टि। जैसा कि मैंने कहा देवता और दानव मिलकर के कुछ ऐसा करेंगे जो किसी अकेले से नहीं हो रहा था। सोचिए जरा, देवगुरु भी दैत्य गुरु भी दोनों, फिर भी राहु की जरूरत पड़ गई। इसका मतलब कुछ ऐसा होने वाला है जो पूरी तरह आपके जीवन की धारा को बदल कर रख देगा। और बहुत शुभ, बहुत शुभ, क्योंकि जब जब बृहस्पति और शुक्र साथ आते हैं तो कुछ बहुत शुभ फल प्रदान करते हैं। देख कहाँ रहे हैं? हृदय भाव पर, चौथे भाव पर, जो कि हमारी कुंडली का सुख स्थान है। सुख स्थान पर दोनों की पूर्ण दृष्टि, तो तीनों मिलकर यानी बृहस्पति, शुक्र और राहु की ये दृष्टि। सबसे पहली बात कर्म स्थान है ये 10वां भाव, पिता है, गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट से रिलेटेड जो काम रुके हुए थे इस समय फटाफट क्लियर होंगे।
बॉस का बहुत सपोर्ट मिलेगा, कर्म स्थान पर कुछ मिराक्युलस चेंजेस जिसकी आपने उम्मीद छोड़ दी थी, कोई प्रमोशन, ट्रांसफर या कुछ भी ऐसा जो आपके फेवर में जाता है। कुछ ऐसे काम जो पाइपलाइन में थे बहुत समय से और आगे बढ़ नहीं रहे थे, वो इस समय स्पीड से आगे बढ़ेंगे। उसके अलावा तेजी पकड़ेंगे कुछ काम, बहुत अच्छी खासी तेजी, क्योंकि गुरु अतिचारी, ओवर स्पीड हैं, जल्दी में है कुछ करने की। और आपकी मातृभूमि पर, आपके मदरलैंड पर कुछ बहुत बड़ा आप कर पाएंगे इस समय। बात करें 11वें भाव की, तो 11वें भाव में कर्क राशि है जिसका स्वामी चंद्रमा इस समय पूर्णतः स्वतंत्र है, किसी की कोई दृष्टि यहाँ पर है नहीं। 11वां भाव लाभ और इच्छा पूर्ति है। इस समय आपको अपने मन के द्वारा लिए गए निर्णयों से जो स्वतंत्र निर्णय होंगे, जिसमें ना किसी की सलाह, ना दबाव, ना प्रभाव, कुछ भी नहीं, पूरी तरह ये निर्णय आपके अपने होंगे और दिमाग से नहीं, दिल से लिए हुए निर्णय होंगे ये, और उनसे लाभ और इच्छा पूर्ति होगी। इस समय मन स्वतंत्र होगा। आप कुछ ऐसे निर्णय लेंगे जिनके लिए आप कहेंगे हाँ मैं जिम्मेदारी लेता हूँ या लेती हूँ, मैंने ये लिए, अपने मन से लिए, मैंने अपने मन का किया। और जब हम अपने मन की करते हैं तो बहुत खुश होते हैं। जो लाभ और जो इच्छा पूर्ति होगी, वो सबसे पहली बात तो मन को शांति देने वाली होगी, और दूसरी बात आपके ही जो मन से निर्णय लिए गए हैं, जो दिल से निर्णय लिए गए हैं, उनका ही परिणाम होगा ये। बात करें 12वें भाव की, तो केतु यहाँ मघा में। केतु वैसे भी 12वें घर में मोक्ष के कारक होते हैं। इस समय पितृ कृपा से आप कुछ ऐसे कर्म करेंगे जो कि, सबसे पहली बात तो मैं 12वें घर के कारकों की बात करूं, कोर्ट कचहरी में लाभ, विदेश से लाभ, विदेशी लोगों से लाभ, दूसरी भाषा, दूसरे धर्म के लोगों से लाभ, अस्पताल से लाभ, अनाथाश्रम से लाभ। उसके अलावा क्योंकि पितृ कृपा हो रही है, हालांकि सिंह राशि में केतु ग्रहण दोष होता है, लेकिन उसके बावजूद 12वें घर का केतु मोक्ष का कारक होता है। तो जब तक आप यहाँ रहेंगे, अब कुछ ऐसे कर्म ईश्वर आपसे करा देगा जो आपके मोक्ष में एक बहुत बड़ा कारक और कारण बनेंगे। यह है मेरी प्रेडिक्शंस इस महीने के बारे में। कुछ रेमेडीज मैं आपको बताती हूँ। दुर्गा पूजा मैं आपको ऑलरेडी बतला चुकी हूँ, राहु जब तक छठे घर में है, दुर्गा पूजा आपको करनी चाहिए। उसके अलावा जिनका लग्न या राशि कन्या है, यानी पहले घर में यदि 6 लिखा है या चंद्रमा वहां है जहां 6 लिखा है, उन लोगों को पूरा जीवन 2 चीजें जरूर करनी चाहिए। पहला, उनको बर्ड्स को फीड करना चाहिए, चिड़ियों को दाना देना चाहिए। दूसरी बात ये कि पौधों की सेवा कीजिए, और तीसरा थर्ड जेंडर को डोनेट कीजिए। ये चीजें आप अगर करते हैं तो आपको बहुत 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 फायदा मिलेगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे है, मैं बहुत रिसर्च करके वीडियो बनाती हूँ। आपको मेरा वीडियो जैसा भी लगा, मैं कभी ऐसा नहीं कहती हूँ कि मैं मेरी झूठी तारीफ कीजिए, या मैं कभी ऐसा नहीं कहती हूँ कि मैं पूर्ण ज्ञाता हूँ। मैंने बचपन से एस्ट्रोलॉजी सीखी, मेरे पिता से सारे ग्रंथ उन्होंने पढ़ाए, अपने जीवन का रिसर्च का ज्ञान मुझे दिया, लेकिन साथ साथ एक चीज सिखाई। वो कहते थे जिस दिन तुमने समझ लिया तुम पूर्ण ज्ञाता हो, तुम उस दिन सीखना बंद कर दोगे और वही डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। तो विश्वास कीजिए, मैं आज भी बहुत पढ़ती हूँ। हर हॉरोस्कोप मेरे लिए एक रिसर्च पेपर होता है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि देखिए, हम सिर्फ मैथमेटिशियंस हैं, जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जो सूत्र हमें हमारे ऋषियों ने दिए, हम उन्हें लगा करके देखते हैं आपकी हॉरोस्कोप पर, और जो भी हमें समझ आता है, जितना समझ आता है, वो आपको बताते हैं। वो कितना सही कितना गलत, इसका निर्णय तो सिर्फ आप कर सकते हैं। मैं नहीं जानती कि जो कैलकुलेशंस मैंने किए हैं वो कितनी सही और कितनी गलत है। तो प्लीज बताइए, आई विल बी रियली थैंकफुल। आपको सही लगा, गलत लगा, ये जो कुछ मैंने प्रेडिक्शंस की वो आप पर इम्प्लीमेंट है कि नहीं है? अगर इम्प्लीमेंट है तो कितनी है, कितनी नहीं? 1 मिनट लगता है आपको एक कमेंट लिखने में। ऑनेस्ट कमेंट लिखिए, आई एम ओपन टू माय क्रिटिसिज्म। मैं पूर्ण ज्ञाता तो नहीं हूँ, शायद हो भी नहीं सकती कभी। कारण ये है कि ज्योतिष एक विशाल समुद्र है। इसको पूरी तरह जानने और पढ़ने और सीखने के लिए तो 1 जन्म तो क्या, 10 जन्म भी काफ़ी नहीं है। तो पूर्ण ज्ञाता होने का दावा तो मैं नहीं कर सकती। जो अल्प ज्ञान मुझे है, उसके अनुसार आपको बताती हूँ। जैसा भी जो भी आपका रिएक्शन है, लिखिए ज़रूर। हो सके तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। मिलते हैं एक ऐसे ही वीडियो के लिए बहुत जल्दी। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए।